Use earphones for better sound quality. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत और मुगल एम्पायर की एंडिंग के समय रखी गई थी। इसकी शुरुआत हम ट्रीटी ऑफ अलीनगर से करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करें, उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि दीवान, दीवानी, सूबेदार, सूबा, निजामत, गवर्नर एक्सेट्रा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहला हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दूसरा कंपनीज रूल और तीसरा क्राउन रूल। इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर से। ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच साइन किया गया था। आइए जानते हैं कि सिराज उद दौला कौन थे और वो किस तरह से नवाब बने थे। इसकी शुरुआत हम 1700 से करेंगे। 1700 में औरंगजेब ने कुली खां को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंट किया था। सर जादूनाथ सरकार के अकॉर्डिंग, जो कि एक हिस्टोरियन थे, मुर्शीद कुली खां का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, जिसका जिक्र एक किताब मासिर आलम आरा में किया गया है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड की सबसे पुरानी वास्तुकला कौन सी है। करीब 10 साल की एज में मुर्शीद कुली खां को एक पर्शियन को बेच दिया गया, जिसका नाम हाजी साफी था। इसी ने इसका सर्कमसिशन करवाया और इसका नाम मोहम्मद हादी रखा। मोहम्मद हादी का जन्म 1617 में दक्कन के पठार में हुआ था। उस टाइम इनका नाम सूर्य नारायण मिश्रा रखा गया था। 1690 में जब हाजी साफी मुगल दरबार छोड़कर वापस पर्सिया जा रहे थे, तब वे अपने साथ मोहम्मद हादी को भी पर्सिया ले गए। हाजी साफी की डेथ के लगभग 5 साल बाद मोहम्मद हादी फिर से इंडिया आ गए और विदर्भा के दीवान अब्दुल्ला खुरासानी के साथ काम किया, जो कि मुगल एम्पायर के लिए काम किया करते थे। मोहम्मद हादी का काम औरंगजेब को काफ़ी पसंद आया। मोहम्मद हादी ने सरिया पे बेस्ड फतवा आलमगीरी के फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज में शामिल करवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। 1700 में जब औरंगजेब ने मोहम्मद हादी को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंट किया, तो इस बात से अजीम अस्तान खुश नहीं थे। अजीम अस्तान मुगल एम्परर के ग्रैंडसन थे और वो खुद मुगल एम्परर बनना चाहते थे और टैक्स से कलेक्टेड सारे पैसे को अपने पर्सनल काम में यूज करना चाहते थे। इसलिए जब मोहम्मद हादी को बंगाल का दीवान बनाया गया, तब वो खुश नहीं थे। मोहम्मद हादी दीवान बनते ही सबसे पहले जहांगीर नगर गए। जहांगीर नगर, जो कि आज के समय ढाका के नाम से जाना जाता है, उस समय ढाका बंगाल का कैपिटल हुआ करता था। अजीम अस्तान के कारण मोहम्मद हादी ढाका में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने दीवानी ऑफिस मुक्सुदाबाद शिफ्ट कराया और उन्होंने इसका कारण यह बताया कि मुक्सुदाबाद बंगाल के सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए वे सभी से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे और सभी के बीच में रहेंगे। उन्होंने सभी बैंकर्स और ट्रेडर्स को मुक्सुदाबाद शिफ्ट कराया। क्योंकि मुक्सुदाबाद गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए सभी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वहां आकर बसने लगी। दूसरी तरफ अजीम अस्तान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ये सभी बातें उनसे बगैर कुछ ही की जा रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि इन सभी कामों में मोहम्मद हादी का साथ औरंगजेब दे रहे थे। इन सभी कामों में औरंगजेब का भी हाथ था, इसलिए अजीम अस्तान कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय अजीम अस्तान बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। इसके 1 साल बाद अजीम अस्तान को बंगाल से बिहार का सूबेदार बना दिया गया और बंगाल के नए सूबेदार फर्रुखसियार को बनाया गया। फर्रुखसियार आगे चलकर 10वें मुगल एम्परर भी बनते हैं। हालांकि बंगाल के सूबेदार फर्रुखसियार को बनाया गया था, लेकिन इस पर ज़्यादातर कंट्रोल मोहम्मद हादी का ही था। जब फर्रुखसियार बंगाल के सूबेदार बने, तो बंगाल का सूबा हेड ऑफिस ढाका से मुक्सुदाबाद शिफ्ट कराया गया। इस तरह से ये शहर सभी तरह की एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया। जब मोहम्मद हादी बीजापुर औरंगजेब से मिलकर टैक्स से कलेक्टेड सारे पैसे उन्हें देने गए, उस समय औरंगजेब मोहम्मद हादी का काम देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और उन्हें एक नया नाम दिया, मुर्शीद कुली खां। इस तरह से मोहम्मद हादी का नाम मुर्शीद कुली खां हुआ। इसके साथ ही औरंगजेब ने उन्हें यह भी परमिशन दिया कि वे मुक्सुदाबाद का नाम मुर्शिदाबाद कर लें। मुर्शिदाबाद यानी मुर्शीद कुली खां का शहर। मुर्शीद कुली खां जब वापस मुक्सुदाबाद आए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मुक्सुदाबाद का नाम मुर्शिदाबाद कर लिया। 1707 यानी औरंगजेब की डेथ तक सूबेदार की सारी ताकतें मोहम्मद हादी के हाथों में थी, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ये सभी चीज़ें बदल गई। जब अजीम अस्तान के फादर बहादुर शाह फर्स्ट
नए मुगल एम्परर बने तब उन्होंने फिर से अजीम अस-सां को बंगाल का सूबेदार बना दिया और मुर्शिद कुली खां को उनका डिप्टी बना दिया। लेकिन अजीम अस-सां के कहने पे मुर्शिद कुली खां को बंगाल प्रोविंस से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें दक्कन का दीवान बनाया गया। दक्कन में मुर्शिद कुली खां ने 1708 से लेकर 1709 तक दीवान के रूप में काम किया। अजीम अस-सां के कहने पे मुर्शिद कुली खां को बंगाल प्रोविंस से बाहर निकाला गया। 1710 में मुर्शिद कुली खां को फिर से बंगाल वापस बुला लिया गया। अजीम अस-सां को यह लगता था कि मुर्शिद कुली खां उन्हें मुगल एम्परर बनने में मदद करेंगे, इसलिए उन्हें फिर से 1710 में बंगाल वापस बुलाया था। लेकिन अजीम अस-सां और मुर्शिद कुली खां का रिलेशन पहले जैसा ही बना रहा। बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ के बाद नए मुगल एम्परर जहांदार शाह बने। जहांदार शाह 27 फरवरी 1712 से लेकर 11 फरवरी 1713 तक मुगल एम्परर रहे। इनके बाद नए मुगल एम्परर फर्रुखसियार बने। आपको याद होगा कि फर्रुखसियार वही सूबेदार है जो बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां के साथ काम किया करते थे जब औरंगजेब मुगल एम्परर थे। फर्रुखसियार ने मोहम्मद कुली खां को एक नया टाइटल दिया, जाफर खान, और उसे बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। एक ही समय पर सूबेदार और दीवान होने के कारण मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को बंगाल का नवाब डिक्लेयर किया। इस तरह से वे इंडिपेंडेंट बंगाल के पहले नवाब बने। ये इकलौते ऐसे नवाब थे जिनकी केवल एक पत्नी और कोई भी रखैल नहीं थी। इनकी 2 बेटियां और एक बेटे थे। इनकी 2 बेटियां आजमत उन निसा बेगम और जैनब उन निसा बेगम थी और एक बेटा नवाबजादा यहया खान था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नवाब थे। इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को हटाकर जमींदारी सिस्टम को अप्लाई किया था। इनके नवाब बनने के बाद बंगाल का नया कैपिटल मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। इससे पहले बंगाल का कैपिटल जहांगीर नगर यानी ढाका हुआ करता था। मिर्जा शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने कुली खां की दोनों बेटियां आजमत उन निसा बेगम और जैनब उन निसा बेगम से शादी कर ली। कुली खां 1717 से लेकर 30 जून 1727 तक बंगाल के नवाब रहे। इनकी डेथ के बाद बंगाल के नए नवाब के लिए सरफराज खां को नॉमिनेट किया गया। सरफराज खां कुली खां के मैटरनल ग्रैंडसन थे, लेकिन बंगाल के नए नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बने। शुजाउद्दीन उस समय उड़ीसा के सूबेदार थे और इनके डिप्टी अलीवर्दी खां थे। जब सरफराज खां को बंगाल के नवाब के लिए नॉमिनेट किया गया तब अलीवर्दी खां और उनके भाई हाजी अहमद ने शुजाउद्दीन को कन्विंस किया कि वे खुद बंगाल के नवाब के लिए सूटेबल है। अलीवर्दी खां, हाजी अहमद और मुगल एम्परर की मदद से शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बन गए। सरफराज खान ने इसका विरोध नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैमिली में कोई लड़ाई हो। इस तरह से शुजाउद्दीन बंगाल के नए नवाब बन गए। शुजाउद्दीन 1 जुलाई 1727 से लेकर 26 अगस्त 1739 तक बंगाल के नवाब रहे। 1739 में शुजाउद्दीन बीमार पड़ गए और ये समझ गए कि वे अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे सरफराज खां को बंगाल का नवाब बना दिया। 26 अगस्त 1739 में उनकी डेथ हो गई। सरफराज खां के मैटरनल ग्रैंडफादर कुली खां थे और इनके फादर शुजाउद्दीन मोहम्मद खां थे। इसकी मां का नाम जीनत उन निसा बेगम था। सरफराज खां 13 मार्च 1739 में ही बंगाल के नवाब बन गए थे। ये काफी कम उम्र में ही नवाब बन गए थे, इसलिए इनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था। इसके अपोजिट अलीवर्दी खां भी बंगाल का नवाब बनना चाहते थे, जिनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस होने के साथ ही वे एक अच्छे रूलर भी थे और साथ ही सरफराज खां की सारी कमजोरियों को भी जानते थे। सरफराज खां बैटल ऑफ गिरिया में अलीवर्दी खां से हार गए, जो कि गंगा नदी के किनारे लड़ी गई थी। सरफराज खां को बैटल में हराकर और उसे मारकर अलीवर्दी खां बंगाल के नए नवाब बन गए। 29 अप्रैल 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खां एक बहुत ही अच्छे रूलर थे, लेकिन इनका ज्यादातर समय मराठा से युद्ध करने में बीत गया। इनकी केवल 3 बेटियां थीं, घसेटी बेगम, मैमुना बेगम और अमीना बेगम। 9 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो गई। क्योंकि इनके कोई भी बेटे नहीं थे, इसलिए इनकी बेटियों के परिवार में से ही किसी को नवाब बनाना था। लास्ट में इनकी सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे सिराज-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस तरह से सिराज-उद-दौला बंगाल के नवाब बने। सिराज-उद-दौला इंडिपेंडेंट बंगाल के आखिरी नवाब थे। सिराज-उद-दौला के बाद बंगाल का ज्यादातर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। नवाब बनने के बाद सिराज ने 1756 में कलकत्ता फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम अली नगर रखा। जनवरी 1757 में ब्रिटिशर्स ने फिर से कलकत्ता फोर्ट विलियम को अपने हाथों में लिया। To be continued.